बिल्कुल। पर शिवकांत जी, जो बात बार बार कही जाए, जिस और अभी धनंजय जी ने इशारा किया, थोड़ा सा कंवर साहब ने इशारा किया, कि जो अरब कंट्रीज हैं, अब वो अरब कंट्रीज भी जो है उनमें से कुछ हैं जो फिलिस्तीन के मसले और फिलिस्तीनियों के साथ नहीं है। सबसे पहले देखिए आप, इजिप्ट ने उनके साथ, इसराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, उसके बाद जॉर्डन ने करने की कोशिश की। पिछले दिनों 2022 में एक अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ जिसमें यूएई ने उनके साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। बहरीन का नंबर उसमें है, मोरक्को का नंबर उसमें है, सूडान का नंबर है। तो क्या अरब वर्ल्ड ने, क्या हुआ कि उन्होंने फिलिस्तीन के मसले को ही छोड़ दिया, जबकि 1973 तक वो मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हुए थे और उनके लिए जंग लड़ रहे थे? क्या बदलाव आया? ये आपने फिर दुखती रख छेड़ी है। मैं शुरू से ये मानता हूं कि फिलिस्तीन को सबसे बड़ा दगा फिलिस्तीन के साथ उनके अपनों ने किया है। फिलिस्तीन को डुबोने वाले अरब देश हैं। जरूर वो 1948 से हिमायत लेके और कहते ये हैं कि हम फिलिस्तीनियों के लिए लड़े, लेकिन वो फिलिस्तीनियों के लिए नहीं लड़े। अगर 1948 में ही वो फिलिस्तीनियों के लिए लड़े होते तो जो भी जमीन उस लड़ाई में 10%, जो 52% के आसपास जमीन जो है पहला जो बंटवारा हुआ उसमें फिलिस्तीनियों को मिली थी। जो पहली लड़ाई हुई उसमें ही उन्होंने 10% जमीन खो दी। उसके बाद जो जमीन बची थी उस पे फिलिस्तीन की स्थापना करते, उनका देश बनाते, उनको आगे बढ़ाते। उन्होंने ऐसा थोड़े किया, वो तो जमीन पे खुद बैठ गए जाकर के। तो इन्होंने फिलिस्तीन के नाम पे राजनीति की है अरब देशों ने। ये सबसे बड़ा नुकसान फिलिस्तीन का उन्होंने किया। लेकिन कम से कम उनके नाम पे लड़ने को तो आते थे। अब तो स्थिति ये हो गई है कि इनकी जुबान तक नहीं खुलती। जैसा कि आपने कहा, अब तो इन्होंने समझौते कर लिए हैं और समझौते करने वालों में सबसे पहले अरब देश हैं और अब नंबर लग रहा था खाड़ी के देशों का। तो ये अपनों ने दगा किया है। एक तो ये कारण है, फिलिस्तीनियों की किस्मत जैसी है वैसी जो है वो बन के सामने आई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि फिलिस्तीनियों का जो नेतृत्व है वो कभी भी अपने लोगों को पूरी तरह अपने साथ नहीं रख पाया। और ये आमतौर पे ये फिलिस्तीनियों की कमजोरी नहीं है। कोई भी जो विद्रोही या कोई भी प्रतिरोधी संगठन होता है उसमें हमेशा इस तरह की एकता नहीं होती। उसमें हमेशा जो है कुछ ऐसे तत्व होते हैं, वो अपना झंडा लेके चलते हैं कि साहब मैं नेता क्यों ना बन जाऊं। ये फिलिस्तीनियों के साथ हुआ। तो जब जब बातचीत की सूरत बनी, जब जब ये हुआ कि दोनों पक्ष बैठ करके कोई समझौता कर लें, तो फिलिस्तीनियों के भीतर ही फूट पड़ गई। और उस फूट का जाहिर सी बात है इसराइल ने फायदा उठाया। अब जो मौजूदा स्थिति है उसमें मुझे लगता है, हालांकि ये दूर की कौड़ी है, लेकिन हो सकता है हमास ने ये सोचा हो कि क्योंकि नेतन्याहू की सरकार किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से गिर नहीं रही है और ये बहुत ही दक्षिणपंथी, और इसको लोग सही में जो है वो नाज़ी सरकार कहते हैं, इस तरह की सरकार है बहुत ही। तो जी। और कोई जरिया नहीं था शायद ये इतना बड़ा हमला करके, क्योंकि इसराइल को इतने सारे नागरिकों या इतने सारे लोगों के मरने की का जो सदमा है उसको झेलने की आदत नहीं है। तो वहां अगर इतना बड़ा अटैक होगा तो उससे अंदर से आवाजें उठेंगी। और जो लोग आज तक चुप थे इसराइल के भीतर, वो मुझे लगता है इसराइली खुद इस सरकार को बदलने को मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त कुछ नहीं कह रहे हैं। इस वक्त इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनकी राष्ट्रीयता का, उन लोगों की मौत का सवाल है। लेकिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि लोग ये सवाल पुरजोर तरीके से उठाने लगेंगे कि क्या जिस रास्ते पर नेतन्याहू चल रहे हैं वो सही रास्ता है? क्या हम इतने लोगों को दबा करके इतने दिन तक रख सकते हैं? हम कई लाख लोगों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली उनके साथ कोई न कोई समझौता करना पड़ेगा और समझौता की शुरुआत जो है वो आप ही करेंगे। सरकार तो आप ही है ना, वो लोग तो सरकार है नहीं। तो इसलिए कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होगी, इसकी माँग उठेगी और इस माँग के लिए मुझे लगता है जो है वैकल्पिक सरकार बनेगी तो शायद स्थितियाँ सुधर जाएँ। तो हो सकता है ये उनके दिमाग में रहा हो। लेकिन मैं ये मतलब ये विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता कि यही उनकी रणनीति रही होगी। लेकिन हाँ, उसका ये एक नतीजा हो सकता है। बट शिवकांत जी, ये बताइए कि इतने बड़े इजराइल की इतनी तारीफ की जाती है कि भाई दुनिया का सबसे बढ़िया सर्वेलेंस सिस्टम उनके पास है और वो न जाने क्या क्या करते हैं, और हजार लोग ये प्लानिंग कर रहे थे और समुद्र से, हवाई से, सड़कों से घुस गए अंदर, उनको पता नहीं चला। ये क्या मतलब हुआ? कमाल करें, मतलब हम लोग पेगासस से इतने परेशान हैं। तो हाँ। पेगासस के देश में
5000 रॉकेट जो है वो हाँ। जो आगा साहब ने तो जो मतलब उसका क्षेत्रफल बताया, ये भी विडंबना की बात है। 365 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। एक साल के जितने भी दिन होते इतनी सी वो जगह है। उस जगह में ठीक है कि आप समुद्र से नहीं ला सकते, चारों तरफ सीमाएं बंद हैं, सुरंगें होती थी पहले, सुरंगों से जो है वो मिस्र जाते थे, इधर-उधर जाते थे, वो सुरंगें सारी बंद कर दी। तो अब ये रॉकेट ऐसे तो आ नहीं सकते, तो रॉकेट वहीं बने। तो 5000 रॉकेट बनाने के लिए सामान तो आया होगा ना। अच्छा, उसके अलावा ये हो सकता है कि आपके बाकी जो जो ग्लाइडर वगैरह हैं वो तो फोल्ड होके आ जाते हैं, वो आ गए होंगे। तो एक तो इतने सारे रॉकेट बनाना और इतना सारा गोला बारूद इकट्ठा करना और फिर ये प्लानिंग करना कि लोग ग्लाइडर से जाएंगे, लोग जो है वो यहाँ से रॉकेट दागे जाएंगे, ठीक उस वक्त पे ये होगा, ऐसे होगा, वैसे। तो ये बड़ी लंबी प्लानिंग है। इसमें हो सकता है किसी देश ने मतलब ऐसी उड़ती हुई बातें हैं कि शायद हिजबुल्लाह ने या ईरान ने इनको इनको इस तरह का मशवरा दिया हो। लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा इस वक्त यही है कि अगर किसी तरह से इनको ईरान पे शक हो गया और सबसे पहले उसके लिए और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसराइल ही सबसे पहले उन पे जाकर के हमला करेगा और जो है वो लड़ाई उसके बाद फैल जाएगी। उसके बाद आप कल्पना कर सकते हैं पेट्रोल के दाम कहाँ जाएंगे, महंगाई कहाँ जाएगी, पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचेगी। तो उसको अगर ये रोक सकें किसी तरह से तो बहुत भला होगा इस वक्त। लेकिन मुझे नहीं लगता इसराइल इस वक्त जिस तरह के बयान इसराइल के आ रहे हैं, वो कुछ न कुछ करके मानेगा और कुछ नहीं तो लेबनान पे 2-4 जो है वो हमले या रॉकेट तो ज़रूर। मैं कमर साहब को एक और सवाल शुक्रान जी आपसे मेरा ये है, क्या आज की तारीख में इज़राइल नेतन्याहू के अंडर में बहुत वल्नरेबल है? एक डिवाइडेड सोसाइटी है, लोगों में बहुत गुस्सा है, जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को खत्म करने की कोशिश की और जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की और सैकड़ों हजारों लोग जो सड़कों पर रहे हैं, यहाँ तक कि जो पुराने रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स थे या जो सोल्जर्स थे, उन्होंने तक कह दिया कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो सोसाइटी डिवाइडेड है क्या? निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं उसके स्वर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। अमेरिका में रहने वाले इसराइली और यहाँ यूरोप में रहने वाले इसराइली बड़ी कड़ी आलोचना कर रहे हैं इस वक्त और कोई कहे न कहे वो नेतन्याहू और नेतन्याहू सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस हमले का की जो सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, जब ये लोग जो मिलिटेंट्स सो कॉल्ड जो है उग्रवादी इधर-उधर घुसे हुए हैं, अभी कुछ गाँवों में लड़ाई चल रही है, वो सब पकड़ लिए जाएँगे और ये लोग गज़ा में घुस करके और जितने लोगों को ये मार सकते हैं, इन्होंने अभी तक 1000 हमले कर लिए हैं। अब 365 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 जो है हवाई हमले हो जाएँ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बुरा विध्वंस हुआ है, जिसकी तस्वीरें बाद में सामने आएँगी। विनाश लीला बाद में सबके सामने प्रकट होगी। तो उसके बाद जब मामला ठंडा पड़ेगा तो लोग सोचने को मजबूर होंगे और सोचने को मजबूर होंगे तो उसका नतीजा जो है वो कई बार सत्ता परिवर्तन में होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।